तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको लगभग मैंने 290 से ज़्यादा कहानियाँ सुनाई। हर कहानी में एक कत्ल होता है। कत्ल होने के बाद फिर पुलिस आती है, पुलिस लाश देखती है। अब चूँकि पुलिस के सामने लाश है, किसी ने कत्ल किया है तो कोई कातिल होगा। इसके बाद फिर जो पुलिस वाले होते हैं वो कातिल के पीछे पड़ते हैं। उसके बाद चाहे देर चाहे सबेर, कभी ऐसा होता है कि 2-4 घंटे में ही कातिल मिल जाता है। कई ऐसे केस होते हैं जिसमें कातिल इतना ज़हीन दिमागी होता है कि साल 2 साल 10 साल या फिर कभी कभार तो 50 साल का भी वक्त लगा। लेकिन चाहे जैसे पुलिस वालों ने केस सुलझाया, क्योंकि केस सुलझाने के पीछे जो एक कॉमन चीज़ थी कि कत्ल करने का तरीका कहीं ना कहीं कॉमन था। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें जब कत्ल हुआ तो फिर पुलिस वालों को शुरुआत में पता भी नहीं चला कि ये कत्ल है या फिर नेचुरल डेथ। पुलिस वाले शुरुआत में नेचुरल डेथ मान लेते हैं। उसके बाद जैसे तैसे करके पुलिस को पता चलता है कि ये तो नेचुरल डेथ नहीं, कत्ल है। अब जब कत्ल पता चलता है तो फिर पता करते हैं कि भैया कत्ल है तो कैसे है। उसके बाद फिर जब ये पता चलता है कि इस तरीके से कत्ल हुआ तो फिर पुलिस वालों की फिर से हवाइयाँ उड़ जाती हैं कि इस तरीके से कैसे कत्ल हो सकता है। ऐसी मिसाल तो आज तक सिर्फ मूवीज़ में देखी है। ऐसा कत्ल पूरे उस प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ तक नहीं, उनकी ट्रेनिंग में कभी उन्होंने पढ़ा तक नहीं। तो फिर अब सुलझाएँ कैसे। उसके बाद जैसे तैसे करके पुलिस वाले केस सुलझाते हैं। उसके बाद जब कातिल निकल के सामने आता है तो कातिल को देखने के बाद पुलिस वाले फिर एकदम हैरान कि ये कातिल कैसे हो सकता है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है जो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद हैरान करने वाली है, बेहद चौंकाने वाली है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड का एक बेहद मशहूर शहर हल्द्वानी, वहीं के एक ब्लॉगर भी हैं सौरभ जोशी ब्लॉग। बीच में उन्होंने कह भी दिया था कि हल्द्वानी सिर्फ मेरे लिए जाना जाता है, तो बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। खैर, इसी हल्द्वानी शहर में एक लगभग 30-35 साल का एक नवयुवक अपने आप में एक शहर में शख्सियत रखता था, चूँकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। और अगर यंग बिजनेसमैन की बात करें तो शायद उस पूरे प्रदेश में टॉप पे आता था, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस तरह से अपने बिजनेस को चलाना, इस तरह से मकबूलियत हासिल करना, इतना नाम, इतना फेम, इतनी शोहरत अपने आप में आसान काम नहीं था। लेकिन जिस हिसाब से अंकित चौहान ने इस चीज़ को कर दिखाया, इतनी कच्ची सी उम्र में अपना नाम स्थापित किया, बड़ा बड़ा मुकाम, अपने एक माइलस्टोन छोड़े, तो लोग मिसालें देते थे कि अंकित चौहान इस कच्ची उम्र में इतना आगे निकल गया, इस तरह से इसका बिजनेस चल रहा। अब पूरा परिवार था, परिवार में एक तरह से अंकित चौहान का एक मान जान था कि एक अच्छा खासा कमाने वाला लड़का है, परिवार को एक अच्छी दिशा में लेके जा रहा। अंकित चौहान भी एकदम नेचर से बड़ा अच्छा, परिवार का ख्याल रखता, आसपास के लोगों का ख्याल रखता, सबसे अच्छे से बात करता, पड़ोसियों से भी अच्छा खासा व्यवहार था। शहर के जितने बड़े पॉलिटिशियन थे उनसे भी अच्छा खासा संबंध, सबके घर आना जाना, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पुलिस वाले इसके घर आते रहते। सारी चीज़ें ठीक चलती रही। लेकिन इसी बीच 14 जुलाई यानी आज से लगभग 6 दिन पहले 14 जुलाई साल 2023 को अंकित अपने घर से किसी काम से निकलता है। घर से काम से निकलता है, घर वाले काम में बिजी थे, जो भी उनका काम था। शाम हो जाती है, शाम होने के बाद रात हो जाती है। अब रात के लगभग 10 बज गए तो फिर घर वालों को लगा कि फ़ोन करते हैं, कहाँ हैं। अब तक तो खाने के टाइम पे अंकित आ जाते थे। इसके बाद अंकित को फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन लगता नहीं। अब क्या करें, अब फ़ोन नहीं लगता तो फिर थोड़ी देर का इंतज़ार होता है, ये इस उम्मीद में कि हो सकता है कहीं बिज़ी हो, कहीं मीटिंग में हो। कुछ घंटे और इंतज़ार करने के बाद लगभग 11-12 बज जाते हैं। फिर फ़ोन किया जाता है, फिर फ़ोन नहीं लगता। अब 12 बज गए, उसके बाद फिर अब लगातार फ़ोन किया जा रहा, लगातार फ़ोन नहीं लग रहा। अब जो घर वाले थे आसपास के दोस्तों को भी फ़ोन करते हैं, जो अंकित के दोस्त थे, कि क्या पता उनके पास चले गए हों। अब उनको जब फ़ोन किया जाता है तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं। कुछ दोस्त फ़ोन नहीं उठाते, जो फ़ोन उठाते वो ये कहते कि हमारे पास तो आया नहीं। कई ऐसे थे जिन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था, तो उनसे बात तक ना हो पाई। अब लगभग रात के जब 1 बज जाते हैं तब परिवार वालों को कहीं ना कहीं टेंशन होती है, क्योंकि आमतौर पे अक्सर ऐसा होता था कि 12-1 तो बज जाते थे। लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन होती थी तो जो अंकित था वो फ़ोन करके बता देता था कि आज लेट हो जाएगा या फिर आज टाइम पे आ जाऊँगा। लेकिन इस केस में बड़ा अजीब था कि पहली बार ऐसा हुआ कि अंकित का फ़ोन उठ नहीं रहा। अंकित के किसी दोस्त का अंकित को कुछ पता नहीं कि अंकित कहाँ है। तो फिर ऐसी बात में गया कहाँ अंकित। अब परिवार वाले जो थे थोड़ा बहुत घबराते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं कि क्या किया जाए, अंकित का कुछ पता नहीं। इसी बीच किसी ने कहा कि काम करो,
थाने जाके एक रिपोर्ट कर दो। अगर आ जाता है तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट वापस कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अब कुछ हो गया हो या फिर कहीं खो गया हो, कोई एक्सीडेंट वगैरह का केस हो, तो कम से कम एक FIR रहेगी, एक कंप्लेन रहेगी, तो पुलिस वाले भी हमारे साथ मदद करेंगे, लास्ट लोकेशन निकाल देंगे, कुछ और टेक्निकल चीज़ें कर लेंगे। अब परिवार वालों को भी ये बात समझ में आ जाती है, परिवार वाले भी रात को भाग के जाते हैं थाने और मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। अब मिसिंग कंप्लेन दर्ज होती है, मिसिंग कंप्लेन दर्ज होने के बाद जो पुलिस वाले थे वो कहते हैं कि अब आज का ही मामला है तो कम से कम 24 घंटे या फिर 12 घंटे आप लोग देख लीजिए। 12 घंटे देखने के बाद अगर नहीं मिलता है तो फिर हम खोजेंगे, क्योंकि बड़े आदमी हैं, बड़े व्यापारी हैं, हो सकता है कि कहीं किसी के घर चले गए हों, सो गए हों, या फिर कोई और बात हो, कहीं ऑफिस में हो, कहीं मीटिंग में हो, कहीं पार्टी हो। अब बड़े लोगों का दूर दूर आना जाना होता है तो तमाम तरह की चीज़ें ख्याल आ रही थी। अब पुलिस वाले जब ये बात समझाते हैं तो कायदे से परिवार वालों को भी लगता है कि बात तो ठीक है, हो सकता है कि आस ही पास हो, हम लोग फालतू टेंशन ले रहे हो। बस इसी वजह से परिवार वाले भी थोड़ी बहुत राहत की सांस लेते हैं, क्योंकि ये पुलिस वालों का समझाने का तरीका बड़ा अच्छा था। अब राहत की सांस लेने के बाद अब घर पे आते हैं, लेकिन इसी बीच जैसी सुबह होती है 15 तारीख की, पुलिस वालों के पास एक कॉल आती है। कॉल आते हैं, कॉल आने के बाद एक शख्स बताता है कि साहब यहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। डेड बॉडी एक कार में है और कार अंदर से लॉक है, कॉल खुल नहीं रही और ऐसा लग रहा कि शायद ये शख्स मर चुका है। अब पुलिस वालों के पास जब ये कॉल आई तो पुलिस वाले वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद फ़ौरन कॉल जो कार थी उसके गेट को अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने के बाद फ़ौरन उस गेट को खोलते हैं और जैसे ही गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक युवक पड़ा हुआ है। फ़ौरन उसको हिला डुला के चेक करते हैं। चेक करने के बाद फ़ौरन पता चल जाता है कि इस लड़के की मौत हो गई है। अब चूँकि थोड़े टाइम पहले एक कंप्लेन दर्ज हुई थी और ये कंप्लेन किसी छोटे मोटे शख्स की थी नहीं, ये उस शहर के सबसे मशहूर व्यापारी अंकित चौहान की थी। तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को डाउट भी हुआ, फ़ोटो भी मैच कराई तो लगभग फ़ोटो भी मैच कर रही। इसके बाद फिर अंकित के घर वालों को फ़ोन जाता है। अंकित के घर वाले मौके पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही चेक करते हैं तो फ़ौरन अंकित के घर वाले जो थे दहाड़े मार के रोने लगते हैं। यानी ये जो डेड बॉडी थी किसी और की नहीं, अंकित की थी। अब एक शख्स जो घर से निकला, निकलने के बाद रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। कार यहीं पे मिली है, कार के अंदर डेड बॉडी है, कार लॉक है। उसके बाद पुलिस वाले बॉडी को चेक करते हैं। बॉडी पे ना तो कहीं कोई चोट का निशान, ना ही कहीं ऐसी कोई बात जिससे लगे कि इसके साथ कुछ हुआ हो, ना ही पॉइज़न का कोई संकेत कि अगर किसी ने जहर दिया हो तो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो जब कोई ऐसी बात नहीं थी तो फिर आदमी मर कैसे गया? 31-35 साल का ऐसे ही नवयुवक मर कैसे सकता है? अब जब ये बात दिमाग में आई कि अब कोई इंजरी नहीं है, कोई चोट के निशान नहीं, कोई हाथापाई नहीं, तो फिर पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है इसने ड्रिंक किया हो, क्योंकि अंकित थोड़ा बहुत ड्रिंक करता था। ड्रिंक करने के बाद ये कार में ही सोने लगा हो। इसके बाद कार बंद रही हो, बंद रहने की वजह से कार में कार्बन मोनोऑक्साइड निकली हो। कार्बन मोनोऑक्साइड से ही इसकी मौत हो गई हो। अगर ये दरवाज़ा खोलना भी चाहा होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहले तो पैरालाइज करती है। तो हो सकता है कि कार में गैस बनी, गैस बनने से ये मर गया, शराब के नशे में इसको होश न रहा हो। अब लेकिन अब एक आदमी था, उसकी मौत हुई थी, थोड़ी सी कम उम्र में मौत हुई थी, मौत कार में हुई थी, कंप्लेन दर्ज थी, तो ना चाहते हुए भी अब बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना था। पुलिस वालों को भी इंतज़ार था कि बॉडी के पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो आ जाएगा। आने के बाद हम उसी रिपोर्ट के आधार पे अब मामले को क्लियर कर देंगे, बॉडी को परिवार वालों के हवाले कर देंगे। बॉडी जाते ही मॉर्चरी, वहाँ पे पोस्टमार्टम होता है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होने के बाद जो बॉडी थी परिवार वालों के हवाले कर दी जाती है। परिवार वाले बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब अंतिम संस्कार होने के बाद 15 तारीख को बॉडी मिली थी, उसके बाद 15 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ, परिवार वालों के हवाले बॉडी कर दी गई। 16 तारीख को अंतिम संस्कार हो गया। परिवार वाले भी यही मान के चल रहे थे कि जो बॉडी थी, यानी जो ये शख्स था अंकित चौहान, इसकी मौत कार में गैस बनने की वजह से हुई। गैस बनने की वजह से चूँकि ये नशे में था तो ये हिल डुल भी नहीं पाया होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकली होगी, उसके बाद ये मर गया होगा ऑक्सीजन की कमी से। पुलिस वाले भी यही थ्योरी मान रहे थे, आसपास के सारे लोग भी यही बात मान रहे थे। अंतिम संस्कार होने के बाद मामला भी लगभग रफा दफा था। 16 तारीख बीत जाती है, उसके बाद 17 तारीख आती है और 17 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसे पढ़ने के बाद पुलिस वालों की तरह से सर चकरा जाते हैं। दरअसल ये जो अंकित चौहान था, इसको सांप ने काटा था, और ये सांप था स्पेक्टिकल कोबरा, यानी जिसे बोलचाल की भाषा में कहें तो नाग। इस शख्स को नाग ने काटा था और इसकी मौत उसी जहर से हुई थी। अब नाग ने काटा, जहर से मौत हो गई। बहुत पॉसिबल है कि बरसात का मौसम है, जुलाई, कार में कोबरा रहा होगा, पैर पे उसने काट लिया, काटने की वजह से थोड़े टाइम में मौत हो गई होगी। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ये भी ठीक है, गैस से नहीं मरा, जहर से मर गया, यानी सांप के जहर से। लेकिन उसके बाद जब पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी, यानी जो बाइट का वो पोर्शन था, उसे पढ़ने के बाद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि जो कोबरा था उसने दोनों पैरों पे काटा था, और दोनों पैरों पे सेम जगह उसी पंजे के पास, और दोनों ही पैरों पे एक एक बार काटा। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले पढ़ते हैं, तब पुलिस वालों को लगता है कि ये क्या। अगर कोई सांप है, अगर वो किसी इंसान को काट रहा है, तो सांप के काटने में 2-4 चीज़ें कॉमन होती हैं। पहला कि जिस पैर में काट रहा है, अगर उसको मल्टीपल बाइट करना होगा तो उसी पैर में करेगा, और अगर दूसरे पैर में भी कर रहा तो दूसरे पैर में ऐसे तो नहीं करेगा कि जिस पैर में और जिस जगह पे पहली बार किया है उसी तरह से दूसरे पैर में उसी जगह दूसरी बार करे। ऐसा तो ऐसे ही प्रतीत होता है कि जैसे किसी ने सांप को एकदम सिखा पढ़ा के कोई मंत्र फूंक के कटवाया हो। चूँकि सांप का नेचर होता है कि जिस पैर में काट रहा है उसी पैर में काटता रहेगा, 1-2 बार 3 बार, उसके बाद दूसरे पैर में। अब जैसे ही ये चीज़ पुलिस वाले देखते हैं, तब पुलिस वालों को लगता है कि ये क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि सांप से किसी ने कत्ल करवाया हो। अब अपने आप में ये बात भी बड़ी सोचने वाली थी। कहीं ना कहीं पुलिस वालों को हंसी भी आ रही थी कि ऐसा कैसे हम लोग सोच रहे हैं कि कोई सांप से कैसे कत्ल करवा देगा, लेकिन अब सबूत तो यही कह रहे हैं। अब पुलिस वालों को इस थ्योरी को समझने के लिए कायदे से अब शुरू से जांच पड़ताल करनी थी, और ये मिस्ट्री तभी सुलझ सकती थी जब कम से कम 1 दिन पहले से इस अंकित चौहान को ट्रैक किया जाए और साथ ही पता किया जाए कि अंकित चौहान कर क्या रहा था, कहाँ गया था, किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, और क्या क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसका नाम सामने आया हो, कोई मर्डर वेपन नहीं था। जिस चीज़ से मर्डर हुआ था वो एक लिविंग एलिमेंट था, यानी एक सांप था। तो फिर ऐसे में जांच पड़ताल कैसे हो। ना ही सांप से हम फिंगरप्रिंट निकाल सकते हैं, ना ही सांप से हम पूछताछ कर सकते हैं, तो फिर करें क्या। अब पुलिस वाले के पास सवाल कई थे। इधर जैसे ही सांप की थ्योरी निकल के सामने आई तो मामला मीडिया में भी तूल पकड़ा, क्योंकि एक शहर के सबसे बड़े व्यापारी को एक कोबरा से कटवा के मर्डर करवाया गया था। पुलिस वालों के ऊपर भी प्रेशर था कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। इसीलिए पुलिस वाले 4 टीमों में बंटते हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। पहली टीम सीसीटीवी कैमरा खंगालती है, दूसरी टीम इस शख्स का कॉल डिटेल निकलवाती है, तीसरी टीम इस शख्स का लाइव लोकेशन निकलवाती है, और चौथा जो था वो प्रिमिटिव इन्वेस्टिगेशन करती है, यानी जो पुलिस वालों का पारंपरिक तरीका होता है। चारों तरीके से पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, चारों तरीके से अब जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो जब कॉल डिटेल और तमाम चीज़ें जब निकल के सामने आई, और साथ ही लास्ट लोकेशन जो निकल के सामने आई, तो इन सारी चीज़ों में एक नाम जो निकल के सामने आया, वो नाम था माही उर्फ डॉली नाम की लड़की का। अब जैसे ही ये नाम निकल के सामने आया तो फ़ौरन परिवार वाले भी कहने लगे कि हाँ, ये लड़की शामिल हो सकती है। अब परिवार वालों ने शक भी जाहिर कर दिया। इधर कॉल डिटेल्स लेके लाइव लोकेशन तक तमाम चीज़ें भी इसी लड़की की तरफ इशारा कर रही। फ़ौरन अब इस लड़की को उठाने का प्रोग्राम बना कि चलो अब इस लड़की को उठा लेते हैं, क्योंकि अब सारी चीज़ें इसी की तरफ इशारा कर रही। चाहे वो सीसीटीवी कैमरे में भी हो तो इस लड़की के घर की तरफ आते हुए दिखाई दिया। लास्ट कॉल जो हुई थी वो भी इसी लड़की की थी। पुलिस वालों को लगा कि चलो अब इस लड़की को उठाते हैं, मामला क्लियर हो जाएगा। फिर क्या था, पुलिस वाले अपनी टीम निकालते हैं। निकालने के बाद इस लड़की के घर पे दबिश डालते हैं, लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचते हैं फिर कहानी पलट जाती है, क्योंकि इस लड़की के घर पे तो ताला लगा हुआ था। अब इस लड़की के बारे में जब पता किया जाता है, इसकी लोकेशन निकाली जाती है, तो पता चलता है कि ये लड़की तो इस देश में है ही नहीं। अब एक लड़की जिससे कुछ जानने या फिर कुछ पता होने की उम्मीद थी, वो लड़की तो अब देश छोड़ के जा चुकी। तब ये मामला कैसे सुलझे। अब पुलिस वाले सोचते विचारते रहते हैं, आपस में डिस्कस करते रहते हैं। इसी बीच एक पुलिस वाला कहता है कि साहब, अगर सांप से कत्ल हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ये लड़की खुद अपने जेब में तो सांप लेके नहीं घूम रही होगी, इसने किसी की मदद ली होगी, इसने किसी को कहा होगा ऐसा करने को, कोई ऐसा होगा जो सांप को कंट्रोल किया होगा, क्योंकि बहुत ही एक्यूरेसी के साथ स्नैक बाइट करवाया गया है।
तो इसके लिए तो कोई एक प्रोफेशनल हैंडलर चाहिए, और इसके लिए उसने किसी से कांटेक्ट किया होगा। तो एक काम करते हैं, इस लड़की की कॉल डिटेल खंगालते हैं। अब पुलिस वाले जब इस माही की कॉल डिटेल निकालते हैं तो फिर अंत में एक शख्स का नंबर निकल के सामने आता है, और वो शख्स था रमेश नाथ। अब रमेश नाथ का जब नंबर निकल के सामने आया, उसके बाद जब पता किया गया तो पता चला कि हाँ, ये एक सपेरा है। इसके बाद फिर ये हुआ कि अब सपेरा मिल गया, इसको उठाते हैं, पूछताछ करते हैं। लेकिन अब सपेरे का ना कोई घर था, ना कहीं कोई और था। सपेरा तो एक तरह से बंजारा जीवन जीते हैं, कभी दिन में इधर, रात को उधर, जहाँ मिल गया खाना वहीं खा के सो गए। उसके बाद इस नंबर को जब सर्विलांस पे लगाया जाता है, इस सपेरे के नंबर को, तो फिर सोमवार यानी परसों इस सपेरे का नंबर जो है वो स्विच ऑन होता है। सपेरे का नंबर स्विच ऑन होता है। स्विच ऑन होने के बाद फ़ौरन इसकी लोकेशन निकाली जाती है। उसके बाद इसको उठाया जाता है। उठाने के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है, क्योंकि बाकी लोग तो अभी गायब थे, तो जब इससे पूछताछ की गई तो फिर ये अपना मुंह खोलता है, और इसने जो कहानी सुनाई वो कहानी इतनी चौंकाने वाली है कि अभी भी पुलिस वाले यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा सच में हो सकता है क्या। दरअसल ये जो सपेरा था रमेश नाथ, इसका घर था मानपुर पश्चिम में, ये हल्द्वानी के पास ही पड़ता है। मानपुर पश्चिम में इसका घर था। ये पेशे से सपेरा, दिन भर सांप दिखाता, 10-5 रुपए जो पा जाता, कहीं गेहूँ, कहीं चावल, कहीं आटा, उसी से इसका घर चलता रहता। दिन भर इधर उधर घूमता रहता, रात को जहाँ फिर जुगाड़ लगता वहीं पे खाना बनाता, सो जाता। न इसका कोई घर था, न इसका कोई कुछ। लेकिन इसी बीच लगभग 8 महीने पहले एक शख्स आता है इसके पास और कहता है कि एक लड़की है जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष है, और तुम सपेरा हो तो तुम एक सांप पकड़ के दे दो तो वो काल सर्प दोष मिटवा लेगी। उसके बाद तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। अब जहाँ ये 10-5 रुपए के इसको लाले पड़े थे, वहाँ एक मोटी रकम की बात होती है। फ़ौरन एग्री कर जाता है। उसके बाद वो जो शख्स था, इसकी मुलाकात करवा जाता है डॉली उर्फ माही से। अब जैसे ही डॉली को देखता है तो डॉली देखने में बेहद खूबसूरत। डॉली के पास जाता है, डॉली इससे बातचीत करती है। झूठ मूठ की पूजा भी होती है। पूजा होने के बाद फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। इसके बाद डॉली कहती है कि यार तुमने मेरा इतना बड़ा काम कर दिया, मेरे दोस्त को मिटा दिया, तो जब भी मेरे घर कोई फंक्शन होगा, कोई पार्टी होगी, तुम्हें मेरे घर आना होगा। अब सामने से खूबसूरत लड़की इतना तगड़ा इन्विटेशन दे रही घर पे आने का, पार्टी ज्वाइन करने का, एक मामूली सपेरे को। अब रामनाथ को कुछ समझ नहीं आ रहा। रामनाथ की उम्र भी अभी 30 से 32 साल। एकदम से फिसल जाता है। उसके बाद अक्सर ही आता। 1-2 महीने तक लगातार आपस में बातचीत करने के बाद, एक दूसरे की मदद करने के बाद, जब भी इसे पैसे की ज़रूरत होती तो वो पैसे देती, जब भी इसको भूख लगती वो खाना भिजवा देती। अंत में एक दिन ये जून के महीने में आता है। जून के महीने पे ये डॉली के घर पे आता है। डॉली का घर शांति विहार के गौरापाड़ा इलाके में था। वहाँ पे आता है तो देखता है कि टोटल 4 लोग बैठे हैं। डॉली बैठी है, एक लड़का जिसका नाम था दीप कंडपाल, दीप बैठा है, एक राम अवतार जो डॉली का नौकर था वो बैठा है, और राम अवतार की बीबी यानी डॉली की नौकरानी वो बैठी है। चारों लोग बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। चारों लोग बेहद टेंस हैं। इसके बाद फिर ये भी आता है, इसको बैठाया जाता है, और इससे जो दीप था एक बात कहता है कि यार तुम्हारी एक मदद चाहिए। इसके बाद ये कहता है कि हाँ साहब बताइए। दीप कहता है कि यार ये जो डॉली है ये बड़ी परेशान है, एक लड़का इसे बहुत परेशान कर रहा। अब ये बात जैसे ये सुनता है तो कहता है कि कौन है, बताइए साहब, जो भी करना होगा हम करेंगे, मैडम को बचाएंगे उससे। तो कहता है नहीं, वो बड़ा रसूखदार है, इसकी कुछ वीडियोज़ उसके पास हैं, वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा, परेशान कर रहा, तो हम सोच रहे हैं कि उसको मार ही दें। अब जैसे ये बात सपेरा सुनता है तो एक तरफ से पीछे हट जाता है कि साहब ये क्या बोल रहे हैं, कत्ल, और मुझे क्यों बता रहे हैं। तो कहता है कि यार चाहे जिस तरीके से कत्ल करूँगा, हर तरीके से पकड़ा जाऊँगा, क्योंकि अगर गोली भी मारता हूँ तब भी पुलिस आज नहीं तो कल पकड़ लेगी, चाकू से काटता हूँ, जहर देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसमें कभी पकड़े नहीं जाएंगे। ये कहता है कि साहब कौन सा तरीका। वो कहता है कि एक काम करो, अगर एक कोबरा मिल जाए, कोई जहरीला सांप करायत मिल जाए, उसके बाद अगर उस सांप से हम कटवा दें तो स्नैक बाइट में मौत तो या तो ये लगेगा कि पैर पड़ गया तो काट गया, या फिर ये भी लगेगा कि सांप का नाम भी नहीं आएगा, आदमी मर गया तो मर गया, कहीं से कुछ क्लियर नहीं होगा। अब जैसे ये बात सपेरा सुनता है तो वहाँ से 9-11 हो जाता है। उसके बाद ये सारे लोग अलग अलग। उसके बाद डॉली इस सपेरे से फिर से कांटेक्ट करती है, ये मना कर देता है। उसके बाद डॉली कहती है कि अच्छा ठीक है मत करना, लेकिन तुम मुझसे दोस्ती क्यों ख़त्म कर रहे हो, मेरे घर पे तो आओ। इसके बाद ये जाता है। इसके बाद डॉली इसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है, इसको अपने फेवर में करती है, साथ ही कहती है बस मेरा ये काम कर दो,
मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दूंगी। अब इतनी खूबसूरत लड़की इस तरह से ऑफर दे रही है, उसके बाद इन दोनों में इंटीमिनेशन भी हो गया। फिर क्या था, सपेरा एकदम पागल हो जाता है डॉली के पीछे। उसके बाद फिर प्लान बनता है कि 8 जुलाई को अंकित का बर्थडे है। अंकित का बर्थडे है, इसी तारीख को अंकित को मारना है। तुम जाओ और एक सांप लेके आओ। इसके बाद जून महीने से ही एक विषैले सांप की खोज शुरू होती है। जंगल दर जंगल जो ये सपेरा था रमेश नाथ, ये खोजता रहता है सांप को। अंत में जून लास्ट में इसको एक कोबरा मिलता है। मिलने के बाद ये कोबरा अपने पास रखता है। दांत या फिर वो जो वेनम वाला थैला होता है उसको नहीं चीरता फाड़ता। अब बस सारी चीज़ें रेडी थी। डॉली इसको बताती है कि तुम मेरे घर पे आ जाना 8 तारीख को, मैं अंकित को बुलाऊंगी, वो आएगा, फिर मैं उसको शराब पिला दूंगी। उसके बाद वो सो जाएगा, तुम धीरे से कोबरा कटा देना, मामला रफा दफा। इसको भी लगता है कि चलो ठीक है, इसमें मेरा क्या जा रहा, ये मैं कर दूंगा। 8 तारीख की तारीख आती है, अंकित आता है, ये फ़ोन करती है डॉली। आने के बाद फिर अंकित और ये मिलकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर डांस करते हैं। डॉली और इस सपेरे और बाकी जो दोनों नौकर थे, बाकी ये जो दूसरा बॉयफ्रेंड था दीप, ये सारे लोग छिपे बैठे थे। सबको ये उम्मीद थी, डॉली की तो बाहर थी, बाकी सब छुपे थे। सबको ये उम्मीद थी कि अब शराब पी लिया है, शराब पीने के बाद ये सो जाएगा, उसके बाद हम सांप से कटवा देंगे। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये पूरी रात शराब पीता है। पीने के बाद 11-12 बजे तक डांस करता है। उसके बाद उठाता है अपनी कार और वहाँ से चला जाता है। अब ये चला जाता है, सारा प्लान तो फेल हो गया। अब क्या करें, सारे लोग हाथ मींच के रह जाते हैं। इसके बाद फिर होता है कि इसी प्लान को दोबारा करेंगे। दोबारा कब, तो फिर वो तारीख आती है 14 जुलाई साल 2023। 14 जुलाई को डॉली फिर से फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद बुलाती है। बुलाने के बाद फिर उससे कहती है कि आज तुम मेरे पास रहो। उसके बाद अंकित फिर से शराब वगैरह पीता है। शराब पिलाती है, खाना खिलाती है, जूस देती है, और उसी जूस में उसने कुछ नींद की गोलियां मिला दी, और इतनी ही मिलाई कि कहीं से पकड़ा ना जाए मामला। अब जैसी शराब ऊपर से नींद की गोली और शराब का पूरा नशा करवाती है, तो फिर अंकित एकदम आउट ऑफ कंट्रोल बेड पे पड़ जाता है। अब जैसे ही बेड पे पड़ता है तो फिर फौरन ये चारों लोग जो घर में पहले से छुपे हुए थे, यानी दीपक कांडपाल, राम अवतार जो नौकर था और उसकी बीबी, और ये सपेरा, ये सारे लोग निकलते हैं। फौरन एक चादर उसके ऊपर डाली जाती है। डालने के बाद सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जो डॉली थी वो हाथ पकड़ती है, जो नौकर था वो पैर पकड़ता है। इधर जो ये बॉयफ्रेंड था दीप, वो सीने पे बैठता है। उसके बाद फिर सपेरे से कहा जाता है कि अब इसको सांप से कटवा दो। उसके बाद फिर सपेरा अपना सांप निकालता है, उसके मुंह को पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसके मुंह को ले जाके इस अंकित चौहान के पैर के पास छोड़ देता है। अब जैसे ही सांप, एक तो 10 दिन से कैद, ऊपर से दांत नहीं तोड़ा गया, तीसरा कुछ खाना पीना नहीं मिला, ऊपर से छेड़खानी यानी चेहरे को पकड़ा जाना, सांप एकदम गुस्से में पागल फौरन बाइट कर लेता है। अब जैसे ही बाइट कर लेता है उसके बाद ये फिर सांप को कंट्रोल करके पैक कर देता है, इस उम्मीद में कि चलो अब आधे घंटे में इसकी मौत हो जाएगी। उसके बाद इंतज़ार होता है। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक चल रही, लेकिन संजोग से आधे घंटे बीत गए, लेकिन ये जो अंकित चौहान था उसकी बॉडी में अभी भी हलचल है। मानो ऐसा हुआ कि सांप ने सही से काटा नहीं, या फिर सांप ने काटा तो लेकिन जहर छोड़ा नहीं। अच्छा, स्पेक्टिकल कोबरा या फिर जितने मोनोक्लेट कोबरा या फिर जितने भी टाइप के कोबराज होते हैं, उनके केस में अक्सर ऐसा होता है कि ये फेक बाइट भी कर देते हैं। कभी कभार काटते नहीं, बस मुंह लगा देते हैं। कभी कभार काटते हैं तो वेनम इंजेक्ट नहीं करते, और शायद इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। इसके बाद जब इन्हें लगा कि अब तो काम नहीं हुआ, तो अब क्या करें, फिर से सपेरे से कहते हैं कि यार ये कौन सा सांप था। तो फिर सपेरा कहता है कि कई बार ऐसा होता है कि सांप जहर नहीं छोड़ता, तो एक काम करते हैं, दोबारा कटवाते हैं। इसके बाद दोबारा कटवाया जाता है। दोबारा कटवाने के बाद फिर अब ये मर जाता है। मरने के बाद इसकी लाश को ले जाके एक सुनसान जगह पे कार में पैक करके छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सारे लोग वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। ये चारों लोग कहीं और भाग चुके हैं। जो सपेरा है वही बेचारा पकड़ा गया। बेचारा भी फालतू ही बोल रहा हूँ। पुलिस वाले अभी इन चारों, जिसमें से डॉली, दीपक कांडपाल, राम अवतार, उसकी नौकराई को पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश डाल रहे हैं। लेकिन अभी जो इनपुट मिला है उस हिसाब से ये जो चारों लोग हैं वो नेपाल में छुपे हुए हैं। तो गजब की ये कहानी थी, और गजब का मर्डर का तरीका था कि पुलिस वाले भी एक तरह से सकते में आ गए कि ऐसे कैसे कोई मर्डर कैसे कर सकता है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था
कि भारत तटरक्षक के प्रमुख किस पद पर होते हैं, यानी जो इंडियन कोस्टल गार्ड होते हैं उसके जो चीफ होते हैं वो किस पोस्ट पे होते हैं। 4 ऑप्शन थे मैंने दिए। तो जो सही जवाब था वो था डायरेक्टर जनरल, यानी जो डायरेक्टर जनरल होते हैं वो इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ होते हैं। और इस सवाल का जो सही जवाब दिया है वो दिया है जीतू भाई देसाई जी हैं, और सुरेश और सुमन जी हैं उड़ीसा से, दीपक जटराना जी हैं, बीरेंद्र सिंह पठानिया जी हैं, सचिन कुमार जी हैं, अवनी जी हैं, आरती मंगोलकर जी हैं, अंशुल जलौन जी हैं, अर्पित सिंह जी हैं, अरुण जी हैं। और अरुण जी ने पूछा था कि ये जो क्राइम स्टोरीज़ हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं। तो अरुण जी चूँकि ये न्यूज़ होती हैं तो आप इसको न्यूज़ में रख सकते हैं। नमिता पटनायक जी हैं, राजेंद्र बिश्नोई जी हैं, अब्दुल हनन खान जी हैं, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी हैं, ये बनारस से हैं, मयंक बजाज जी हैं और मोहम्मद साहिद जी हैं चंदौली से। तो आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाइए, हम सबका ज्ञान बढ़ाइए। अब आते हैं आज के सवाल पे, और आज का मेरा सवाल है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको किस शहर में मिलेगा। यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस नाम का जो एयरपोर्ट है वो किस शहर में है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं पता हो तो कल का इंतज़ार कीजिएगा। साथ ही ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसी कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।